मैं एक गांव से होके सर मैं जब यहाँ तक आ सकता हूँ तो सर कोई भी आ सकता है। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ। मैं हो सकता है अच्छा हूँ पढ़ाई में, पर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं हूँ। हम जैसा भी देख रहे हैं कि जो अच्छे इंजीनियर्स हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं और जो नीचे के जो बचे हुए इंजीनियर्स होते हैं वो प्रशासन में आ रहे हैं। क्या ऐसा है? तो अब उस समय मैंने बोला कि सर ऐसा हो सकता है जैसा आप बोल रहे हैं वो सही हो, और जिनका मार्क्स वहाँ अच्छा होता है वो हो सकता है अच्छे इंजीनियर्स हो, और जिनका मार्क्स अच्छा नहीं होता वो अच्छे इंजीनियर्स ना हो। पर सर जो अच्छे इंजीनियर्स नहीं हो वो ज़रूरी नहीं कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी ना हो, क्योंकि हमारा फील्ड ही अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हामिद खान और इस वक्त हम बातचीत करने जा रहे हैं तारिंद्र कुमार ठाकुर से, जो कि कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर बने 2017 में, और जिसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। हालांकि एक साल पुरानी बातचीत है, उसके बावजूद भी मैंने विशेष रूप से आमंत्रित किया तारिंद्र जी को, क्योंकि तारिंद्र से हमें अनुभव प्राप्त करना है। और इस वर्ष आपने दिया था एग्ज़ाम, मेंस भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन आपको चूँकि CTI से ऊपर का पद नहीं मिला, इसलिए आपने कोई पद नहीं लिया। और कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर होने के नाते जो अनुभव है जॉब का और उसके साथ आपने तैयारी की, इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे आप सभी से। सो तारिंद्र, ओवरऑल CGPSC का अनुभव कैसा रहा? UPSC से आपने इस फील्ड में जंप किया, सो एक चुनौती तो आई है, तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप किस जगह से हैं? सर मैं बालोद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं गुंडरदी ब्लॉक में मेरा एक गांव है। अच्छा जी, पैरी नाम का। तो मैं वहाँ से हूँ और मैंने 5th क्लास तक अपनी पढ़ाई गांव से ही की है। उसके बाद मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हो गया था। जी जी। तो मैंने दुर्ग का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त की। बोरई नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई। और मैं 2011 में पास आउट हुआ वहाँ से। और उसके बाद मैं मैथमेटिक्स मेरा था स्ट्रीम, तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया था IIT JEE की तैयारी के लिए। और उसके बाद उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो बहुत बढ़िया जी, मैंने IIT गुवाहाटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं सीधे 2016 में UPSC की तैयारी कर रहा था। और 2018 में मैं एक साथ वहाँ भी मेंस दिया था और स्टेट PSC का भी एग्ज़ाम दिया था। दिए थे जी। तो वहाँ मेंस के बाद नहीं हो पाया और यहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया जी। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एक छोटे से गांव से निकलकर और फिर नवोदय विद्यालय से लेकर सीधे IIT तक की जो जर्नी है, एक सफलता के साथ जर्नी यहाँ दिखाई देती है। सो तारिंद्र, ओवरऑल दोनों में क्या डिफरेंस पाते हैं? बहुत सारे बच्चे UPSC की तैयारी के साथ CGPSC भी दे रहे हैं। सो दोनों की तैयारी में एक मेजर डिफरेंस क्या है? पहले तो सर जो एक सिलेबस होता है, दोनों का सिलेबस डिफाइंड है। और UPSC में हम देखते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर ही जनरली बात करते हैं हम लोग, पर हमारे CGPSC में सिलेबस के हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है। चाहे वो हिस्ट्री में हो, आर्ट एंड कल्चर में हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, तो वो बहुत मैटर करता है जो हमारा छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वो। ओके, ये एक बेसिक डिफरेंस। आंसर राइटिंग में भी आपने डिफरेंस पाया, चूंकि दोनों का मेंस आपने दिया हुआ है? जी सर, जी जी। जनरली सर हम लोग UPSC में फैक्चुअल चीज़ों की बात नहीं करते हैं और डाटा भी वहाँ उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते। पर CGPSC में जो मैंने दोनों बार मेंस लिखा, उससे मुझे लगा कि जो डाटा है उसका एक अपना इम्पोर्टेंस है। जो किसी भी चीज़, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, इकोनॉमी या हेल्थ सेक्टर में बात करें, तो उसके कुछ डाटाज जो होते हैं वो आंसर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं CGPSC में। तो आंसर राइटिंग के दौरान इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपने किया? जैसे कि मैं डायरेक्ट वहीं से आया था सर, तो मतलब जो एग्ज़ाम का जो 2-3 घंटा तय होता है उसमें वहाँ पे जो हो पाता है मैं वही किया। एकदम ही ज़्यादा ये ध्यान में नहीं था कि डाटा यहाँ यूज़ करना है, वहाँ नहीं करना था, पर वो मैंने किया। ठीक है जी। दूसरी बात कि लगातार 2 साल हो गए, प्रीलिम्स आपका निकल रहा है, मेंस भी दे रहे हैं, इंटरव्यू तक भी पहुँच रहे हैं जी। प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति रही? चूँकि 9 फरवरी को आने वाले दिनों में प्रीलिम्स भी है, तो हम इस बहाने बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं। यस जी जी। सर प्रीलिम्स एक ऐसा, प्रीलिम्स मेंस फिर इंटरव्यू, तो प्रीलिम्स और मेंस सर एक ही होता है पर वो एक नई भी होता है। जैसे कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक में एक जो लाइन लिखा होता है वहां से आ जाता है, वो एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। पर मेंस में उसी लाइन को आप 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, जो एक बेसिक डिफरेंस है। तो इसमें सर हमें चीज़ें आनी चाहिए और बहुत अच्छी आनी चाहिए, ये प्री का कॉन्सेप्ट है। और अगर वो एक लाइन बस हम जाने मेंस में, तो उसमें हम आंसर लिख सकते हैं मेंस में। बहुत बढ़िया जी। तो बेसिक जो हमारा नॉलेज है वो बहुत अच्छा होना चाहिए प्री के लिए। बहुत बढ़िया। सो
प्री के लिए कोई और रणनीति आप अपनाते रहे हैं, लाइक जैसे नए क्वेश्चंस आते हैं छत्तीसगढ़ इतिहास में, कुछ नए प्रश्न होते हैं, करंट अफेयर्स हैं, तो क्या स्ट्रैटेजी रही इन सबको लेकर? सर जैसा कि हमारा सीजीपीएससी का प्री का जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक इंडिया का जनरल पोर्शन जो है और एक हमारा छत्तीसगढ़ का जनरल पोर्शन 50-50 क्वेश्चन का जी। तो एज एन यूपीएससी स्टूडेंट मेरा जो फोकस रहता है वो शुरू के 50 क्वेश्चंस पे रहता है ऑब्वियसली जी। और पीछे के 50 क्वेश्चंस में मतलब मेरा फोकस कम रहता है। पर अब 2 साल से मैं यही हूँ तो मैंने छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है उस पर काम करना स्टार्ट किया है। तो जैसे मैं वहाँ था तो मेरा जो इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी और जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है वो मेरा, मुझे लगता है कि मेरा अपने आप में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर है जी। तो मेरा फोकस वहाँ रहता है जी। और सीजीपीएससी में मैंने अभी हिस्ट्री स्टार्ट किया है जी। और जो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी है और जो छत्तीसगढ़ में जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, करंट अफेयर्स पे भी कुछ खास काम किया, लोकल करंट अफेयर्स जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स हैं इस पर? जी जी जी। जैसा कि अब यूपीएससी के लिए तो हम कोई भी मैगजीन ट्राई कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स के, पर जैसा कि मैं पिछले बार भी इंटरव्यू में यही ही था तो यहाँ से जो एक मंथली करंट अफेयर जो 6 माह का 2 पार्ट मिलता था वो है मेरे पास। और अभी भी जो मैं इंटरव्यू के लिए था तो जो मेरे को मिला है वही है मेरा जो बेस करंट अफेयर्स के लिए जो पता है इसका सपोर्ट सिस्टम आप तक पहुँचता है। ओके, बहुत बढ़िया। इसके अलावा मेंस और प्री में जो 90 दिन का गैप होता है तारिंद, उसको कैसे आपने इस्तेमाल किया? उसमें टेस्ट सीरीज दिया या आंसर राइटिंग किया, क्या किया आपने? जी सर पहली बार में तो मैं जून में अपना यूपीएससी का प्री देके सीधे यहीं आया था छत्तीसगढ़ में जी। तो मैंने सिर्फ अपने दोस्तों से पूछकर जो बुक है वो रिकमेंड किए, वो पढ़कर अपना एग्ज़ाम दिया था। बहुत बढ़िया। पर और दूसरे बार में ये हुआ कि मैंने आपसे ही जो मटेरियल लिया था जी। पर अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे मेरा निमोरा में 1.5 महीने का प्रशिक्षण वो स्टार्ट हो गया। तो मतलब नहीं मैं पढ़ पाया था और नहीं वो टेस्ट सीरीज दे पाया था। ओके, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या लगता है कि उन 90 दिनों को योजना बना लें तो एक बेहतर तैयारी हो सकती है? जी जी बिल्कुल सर। मुझे लगता है कोई भी चीज़ को अगर हम पहले से ही सोच लिए रहे हमारा, क्योंकि सर जो ये दोनों एग्जाम्स हैं यूपीएससी या सीजीपीएससी, ये बहुत मतलब लंबे एग्जाम है अगर मैं बोलूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अपने आप में डिसिप्लिन बहुत जो होता है। तो भले हम 2 घंटे पढ़ रहे हैं पर रोज पढ़ रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो मुझे लगता है अगर हमने पहले से अपनी रणनीति बना ली है तो वाकई में बहुत अच्छा प्रभाव होता है उसका। इस बार इंटरव्यू में आपको अच्छे खासे मार्क्स मिले, 92 मार्क्स मिले हैं जी। तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा बोर्ड किनका था और किस तरह के सवाल पूछे गए? जी सर, जो मेरा बोर्ड था, मेरा इंटरव्यू 10 जनवरी को हुआ था जी। और फर्स्ट हाफ में लगभग लास्ट इंटरव्यू था, सेकंड लास्ट इंटरव्यू था। तो लगभग 1:30 बजे मेरा इंटरव्यू और पांडे सर का बोर्ड था मेरा जी। तो वहाँ बात ये हुई कि इंटरव्यू सर कभी कभी हमारे तरह से चले जाता है, कभी कभी जो सर होते हैं वहाँ वो अपने डायरेक्शन में खींच लेते हैं जी जी। पर यहाँ अच्छी बात ये हुई कि मैंने जो इंटरव्यू का डायरेक्शन वो अपने हिसाब से जो मोड़ा, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मार्क्स मेरे अच्छे थे। क्या रहा कि किस तरह के सवाल पूछे? बहुत ही जनरल चीज़ें थी सर, जैसे जो हमारा CAA का जो एक हॉट टॉपिक चल रहा था उस टाइम, फिर वहाँ से सर NRC में चले गए थे, एक और जो सर थे। फिर मुझे अचानक से बीच में क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछा गया तो पेरिस क्लाइमेट डील जो है। और उसके बाद जो सर हमारे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछने के लिए थे उन्होंने IIT से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन पूछा था। उनका एक क्वेश्चन मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि सर ने सीधे बोल दिया मुझे कि पहले उन्होंने पूछा कि आपका प्लेसमेंट नहीं हुआ था या नहीं बैठे थे, तो मैंने बोला कि मैं प्लेसमेंट ऑप्ट नहीं किया। तो सर बोले कि हम जैसा भी देख रहे हैं कि जो अच्छे इंजीनियर्स हैं वो प्लेस्ड हो जाते हैं और जो नीचे के जो बचे हुए इंजीनियर्स होते हैं वो प्रशासन में आ रहे हैं, क्या ऐसा है? तो अब उस समय मैंने बोला कि सर ऐसा हो सकता है, जैसा आप बोल रहे हैं वो सही हो, और जिनका मार्क्स वहाँ अच्छा होता है वो हो सकता है अच्छे इंजीनियर्स हों और जिनका मार्क्स अच्छा नहीं होता वो अच्छे इंजीनियर्स ना हों। पर सर जो अच्छे इंजीनियर्स नहीं हों वो ज़रूरी नहीं कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी ना हों, क्योंकि हमारा फील्ड ही अलग है। बहुत बढ़िया। तो मैंने ये आंसर किया, एक क्रिएटिव आंसर आपने दिया जी। ओके, हॉबी वगैरह पे कोई सवाल उठा? हॉबी पे कोई सवाल नहीं था सर। ओके, और आपके वर्तमान पद पर CTI पर कोई पद पर भी कोई सवाल नहीं था, जबकि मेरे पोस्ट से ही बात स्टार्ट हुई थी वहाँ इंटरव्यू में, पर इससे कोई सवाल नहीं था। अच्छा, ये एक मज़ेदार बात है कि आप जिस पोस्ट में उससे कोई सवाल ना उठाओ। और इसके अलावा फिर करंट अफेयर्स, ज़्यादातर सवाल करंट अफेयर्स पर रहे? हाँ सर, जैसा मैंने बताया CAA फिर NRC काफ़ी डिटेल में गए थे, डेट क्या है 1971 ही क्यों है ऐसा। और फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज में भी पहले तो थोरोली उन्होंने पूछ लिया पेरिस क्लाइमेट डील, फिर उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी चीज़ है तो अमेरिका इसमें क्यों हट गया, क्यों हट गया, फिर हम क्या कर रहे हैं, भारत इसके लिए क्या कर रहा है।
और फिर लास्ट में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया कि छत्तीसगढ़ की समस्याएं क्या है। तो वहाँ तक मुझे पता चल गया था कि अब बात नक्सलिज्म पे जाने वाली है करके। जी जी जी। तो पर मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा था। तो मैं लाइन से बोलते गया कि सर हेल्थ है, एजुकेशन है, सर काउंट कर रहे थे उंगली से। फिर और बोलते, मैंने 5-6 पॉइंट गिना दिए पर सर और बोल रहे थे। फिर मैंने बोला कि सर नक्सलिज्म भी है। तो सर बोले कि मैं यही तो सुनना चाह रहा था आपसे। अच्छा। फिर उसमें थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, क्या है, कौन होते हैं, आइडियोलॉजी क्या है। फिर उनका ये बोलना था, मैंने आइडियोलॉजी बताया जो बेसिक है उनकी, जी जी, मार्क्सिस्ट जो आइडियोलॉजी है। तो सर मेरे से लास्ट में यही क्वेश्चन किए कि वहाँ की जो जनता है वहाँ हेल्थ लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, और हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। तो फंडे सर मेरे से बोलिए कि 70 साल हो गया, हम उन्हें डेमोक्रेसी तो अच्छे से नहीं सिखा पाए। आपको लगता है जो इतना कॉम्प्लिकेटेड आइडियोलॉजी आप बता रहे हैं वो उनको इतनी जल्दी सिखा दिए करके? बहुत बढ़िया। तो सर ही ने इसका आंसर किया। मैं बोल रहा था कि सर वहाँ बेसिक एमिनिटीज की कमी है और उनको गुमराह किया जा सकता है, मैं जस्ट बोल रहा था ये। तो और टाइम भी आधा घंटा हो गया था मेरा इंटरव्यू। तो सर खुद बोले कि आप साइकोलॉजी ऑफ फियर के बारे में सुने हैं? तो सर बोले कि जैसे अगर किसी का चौराहे पे आंख निकाल दे तो डर तो लगेगा ही, ये बहुत बड़ी बात होती है करके। फिर वहाँ पे इंटरव्यू खत्म हुआ था मेरा। ओके जी। सो ओवरऑल अच्छा गया था इंटरव्यू। सो 92 मार्क्स कम नहीं होते इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, और 150 में 92 बहुत कम बच्चों को मिले हैं। हालांकि कुछ लोगों को 105 तक भी इस वर्ष नंबर मिले हैं। तारिंद, इसके अलावा मैं वापस एग्ज़ाम पर आता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी में डूज एंड डोंट्स कुछ और भी दिखाई देते हैं, कुछ लगता है ऐसा कि जहाँ पर, क्योंकि जॉब के साथ साथ आप तैयारी कर रहे थे और जिसका असर मुझे लगता है रिटर्न एग्ज़ाम पर पड़ा है थोड़ा बहुत, तो डूज एंड डोंट्स कुछ बताना चाहेंगे छात्रों को? जी सर, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सर जैसे एक जॉब में हो जाने के बाद वो जॉब चाहे किसी भी पोस्ट का हो, जैसे आप अगर डीसी बन जाए, चाहे जो हमारा जो अगर पदक्रम में देखें तो जो हमारा सबसे नीचे का पोस्ट है सीजीपीएससी से जो सिलेक्शन होता है वो पोस्ट हो, काम सभी में है सर। ओके जी, बच नहीं सकते। हाँ, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां आप सिर्फ 10 से 5 ऑफिस जाएंगे, खाली बैठे रहेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जॉब जो है वो कहीं ना कहीं, और सर मतलब वहाँ जाने के बाद खुद में मतलब वो होता है कि मैं इतना खाली कैसे बैठा हूँ, अगर किसी दिन काम नहीं मिला तो भी। तो उसमें सर उसमें फिर हमको खास रणनीति बनानी पड़ती है कि इसके बाद हम कैसे पढ़ें। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए आप सबसे मेरा तो सबसे बेहतर टाइम है कि मैं रात में ही पढ़ता हूँ। ओके। तो या जो सुबह उठ पाते हैं सबसे अच्छा टाइम सुबह उठ के पढ़ने का होता है, पर मैं रात में वेरी करता है, डिपेंड करता है चॉइस पे। जी। और जब अगर जॉब में नहीं है और जो इतने सारे हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हमें ये जानना जरूरी है कि सर ये एक एग्जाम है जिसको हमें क्लियर करना है। बहुत बढ़िया। तो अब जैसे 200 नंबर का प्री है तो उसमें आप 200 में 200 लाएं या 200 में से 110 नंबर लाएं। अगर कट ऑफ 110 नंबर है तो दोनों का सिलेक्शन होना है। बहुत बढ़िया। तो इसमें हमें कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि हमें 200 में 200 लाना है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पास होने से मतलब है। बिल्कुल, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितना सही होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं और कुछ लोग उसी में रह जाते हैं, तो ये हमें देखना ज़्यादा जरूरी है। और मेंस के समय में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसमें ये है कि फिर वही बात है कि एक क्वालिफिकेशन है, तो हमें एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। जी जी। हम उसमें नहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जैसे हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया तो हम जो सिलेबस में दिया स्ट्रिक्टली उसी पे रहे। बहुत बढ़िया जी। अब हम 4 बुक ले लिए वहाँ से पढ़ रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है, मुझे लगता है ऐसा पढ़ने का। बिल्कुल ठीक। हम किसी भी मतलब दुनिया में किसी भी कोचिंग का एक नोट्स ले लें, एक खुद का नोट्स है, बस उसी को फॉलो करें। अभी नहीं हो रहा है अगले साल हो जाएगा वो। बहुत पर हमारे पास टाइम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 4 चीजें उठा लें फिर उसको पढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा हमें नहीं पढ़ना है मतलब। और इसका पता हम लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के माध्यम से। जी जी हाँ, ये इसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज, जैसे हमें लगता है कि कई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर का हो गया, ऐसा नहीं होता है क्योंकि सिलेबस तो डिफाइंड है। ठीक बात है। कई चीज है कि वहाँ नहीं पता चलती है, तो इसके लिए हम सबसे बेस्ट है कि किसी भी ये पुराने जो पेपर्स हैं, चाहे वो सीजीपीएससी में हो चाहे यूपीएससी में हो, वो हम रेफर कर सकते हैं। ओके जी, उनका बड़ा रोल है जी। और राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए उसके साथ साथ। यस सर, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला था कि अपना जो प्री है और मेंस है वो एक भी है और एक नहीं भी है। नहीं भी है, जैसे मैंने बताया था कि एक लाइन के बीच में पढ़ना पड़ता है हमको प्री में, और वही एक लाइन को आप 100 शब्द में एक्सप्लेन कर सकते हैं मेंस में। बहुत बढ़िया। तो ये वही तरीका है कि
उसमें हमें नॉलेज होना चाहिए, जी। पर इन डेप्थ ना हो तो भी हम 100-150 वर्ड्स का आंसर लिख सकते हैं मेंस में। पर अगर वो एक लाइन हमें बहुत अच्छे से नहीं पता है तो उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं प्री में। बहुत बढ़िया जी सर। ओके तारिंद, आप बालोद से हैं और नवोदय से भी हैं, दोनों कॉम्बिनेशन है आपका जी। तो मैं आपके माध्यम से हम क्या मैसेज दे सकते हैं बालोद के छात्र जो ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं जी। क्या उनको आप एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ और खुल के तैयारी करें प्लीज़? यस सर, जैसा कि सर मैं पहले गांव में हम लोग 5th क्लास तक पढ़े हैं, फिर नवोदय में गए तो पहली बार घर से दूर होते हैं तो वो एक अलग ही माहौल होता है जो अकेले रहने का, और 10 साल की एज कोई ज़्यादा भी नहीं होती उस टाइम के लिए। तो और कई पेरेंट्स या कई स्टूडेंट्स हैं जो शायद इसी रीज़न के कारण नवोदय में सिलेक्शन होने के बाद भी नहीं गए जी। तो मैं नवोदय का जो रोल है वो मेरी लाइफ में काफ़ी बड़ा रहा है। मैं अभी जो भी हूँ मतलब सबसे प्राइमरी रीज़न जो है मतलब फैमिली फ्रेंड्स मम्मी पापा हामिद सर के अलावा जो है वो नवोदय है। मतलब मैं वहाँ रहा, मेरे को ऐसा माहौल मिला कि मुझे सब काम खुद से ही करना था। बहुत बढ़िया। पढ़ाई भी करनी थी, मैं खुद कैसा हूँ क्या हूँ, मेरे कपड़े सब चीज़ मतलब बिल्कुल। तो वो मैंने खुद से किया और उसी के कारण मैं जैसे मैंने ड्रॉप लेके मैं कोटा गया था IIT JEE की तैयारी के लिए। तो वहाँ भी मैंने देखा कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीधे बाहर जाते हैं वो वहाँ जाके बीमार हो जाते हैं, वो बाहर वापस आ जाते हैं। जी सर जी। और तो वैसा मेरे साथ कभी नहीं रहा है। फिर जैसे मैं 4 साल गुवाहाटी में था, मतलब काफ़ी अच्छा था। फिर मैं 1-1.5 साल दिल्ली में था UPSC की प्रिपरेशन के लिए, तो मुझे बाहर रहने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। एक अनुभव आपको मिला हुआ था इन सब। और जैसे नवोदय में हम रहते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से, हर गांव से, शहर के, वैसे तो हमें कास्ट पे बात नहीं करना चाहिए, पर हर एक घर से स्टूडेंट्स आते हैं और उनके साथ रहने पे हमें पता चलता है कि लाइफ क्या है। कभी ऐसा होता है कि जो माता पिता हैं वो किसान हैं, ठीक बात है, वो पढ़ा पा रहे हैं, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। अब इस मामले में मैं खुशकिस्मत हूँ, अब मेरे माता पिता टीचर हैं और हमेशा से वो सपोर्ट किए हैं। पर मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों को देखा है जो अभी वहाँ थे पर नवोदय में पढ़ने के कारण वो अपनी लाइफ में काफ़ी आगे गए हैं, तो मैं उनको देखकर इंस्पायर होता हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो जैसे अब मैं बालोद का था, फिर हमारे यहाँ तब बेमेतरा भी होता था। जी जी जी। तो हमारे उस तरफ के दोस्त थे जो मतलब घर में उनकी जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी नहीं होने के बावजूद अभी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। और जो बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, उनको एक पॉजिटिविटी के लिए हम क्या मैसेज दे सकते हैं? ये मैं बोल सकता हूँ सर कि जैसे मैं एक गांव से होकर अभी ग्राम पंचायत इलेक्शन है तो मैं 31 को वोट देने गया था अपने ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव के लिए। बहुत बढ़िया। तो मैं एक गांव से होकर सर मैं जब यहाँ तक आ सकता हूँ तो सर कोई भी आ सकता है। मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, मैं हो सकता है अच्छा हूँ पढ़ाई में पर मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं हूँ। और सर मैं आ सकता हूँ तो कोई भी आ सकता है सर यहाँ तक। जी तो आपके गाँव वाले आपसे मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं अभी, आप जाते हैं वापस? जी सर जी सर। इसमें मेरे गांव वालों का भी बहुत योगदान है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ, तो बहुत बढ़िया। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वहाँ के वो अभी भी जाओ तो मतलब सब चीज़ वहीं ही आ जाता है जैसा मैंने स्टार्ट किया था। अभी भी जाता हूँ तो बात करते हैं, अभी भी गांव में बात होती है कि मैं अभी इतने अच्छे जगह पे हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है सर। बिल्कुल जी। सो तारिंद, अगले वर्ष हम प्रयास करेंगे कि आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित होकर आएँ और डेफिनेटली आप छत्तीसगढ़ और पूरे देश की सेवा में लगे रहें और समाज को इसी तरह से आप आगे बढ़ाते रहें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ, और आप लगातार बने रहिए और इस तरह से मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों, देखा किस तरह से अपने एक व्यवस्थित करियर हो सकता है यदि आप थोड़ी मेहनत करें, और ख़ासकर जो दिल्ली में बैठ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पाथा IAS अकेडमी से कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में यूपीएससी की तैयारी करने के बाद अब जब CGPSC देते हैं तो देखिए एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, लेकिन दोनों की प्रकृति को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, एक बड़ा लाभ आपको ये ज़रूर मिलता है कि आप UPSC देने के बाद CGPSC आपको कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, लेकिन दोनों एग्ज़ाम की रणनीति आपको अलग अलग बनानी होगी दोस्तों। सो इस तरह से हमने तारिंद जी से बातचीत की, और आपके जो भी सवाल होंगे प्लीज़ आप लिखते रहिए हमारे चैनल पर, और आने वाले दिनों में और भी इस तरह के सक्सेसफुल स्टोरीज़ के साथ आपसे हम मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे भी विदा लेते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।